हेलो 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 बच्चों, कैसे हो सब लोग। फिर से नए वीडियो के साथ हम आ गए हैं। हमारा पिछला चैप्टर जैसे कि खत्म हो गया था, सब लोगों को पता ही है। तो आज हमने क्या किया है वो भी हम आपको बताने वाले हैं थोड़ी देर में। कुछ बच्चों ने मुझे बोला था सर कि कुछ चैप्टर्स हमारे डाउट के बेसिस पे कुछ रह गए हैं, तो उस चैप्टर से रिलेटेड हमारे कुछ वीडियो सर आप बना दो। तो आज हम नया चैप्टर से रिलेटेड कुछ टॉपिक लेके आने वाले हैं, लेकिन वो टॉपिक जो रहेगा, टॉपिक नहीं बोलूंगा मैं, क्वेश्चंस बोलूंगा। वो क्वेश्चंस हमारे पूरे चैप्टर के बेसिस पे नहीं रहने वाले, मतलब मैं पूरा चैप्टर नहीं पढ़ाने वाला हूँ इस वीडियो में आपको। ठीक है, इसमें हम क्या करने वाले हैं, हमारा एक चैप्टर है, चैप्टर का नाम मैं थोड़ी देर में रिवील करूंगा। उस चैप्टर के आईएमपी क्वेश्चंस जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत काम के हैं, उसको हम करने वाले हैं। मोस्टली 1 मार्क के क्वेश्चंस, 2 मार्क के क्वेश्चंस या 3 मार्क के क्वेश्चंस जो भी थ्योरेटिकल बेसिस पे आपको आ सकते हैं, ये सारे क्वेश्चंस आज हम करने वाले हैं बच्चों। तो उस चैप्टर का नाम मैं आपको बताने जा रहा हूं। उस चैप्टर का नाम है अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जैसे कि अभी मैंने क्लास में आप लोगों को बताया था कि आपका जो नेक्स्ट पेपर होने वाला है, जहाँ पे EMI AC स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड ड्यूअल नेचर पे टेस्ट होने वाला है। तो हर चैप्टर पे आपका एक एक वीडियो आने वाला है, मोस्टली 2 वीडियो हो सकता है, क्योंकि एक वीडियो बनाने में मेरा डेटा चला जाएगा। एक्चुअल में वीडियो बनाने में डेटा नहीं जाता है बच्चों। अरे लेकिन अरे यार, हाँ सही बात है, मैं 2 घंटे का बना सकता हूँ, लेकिन 2 घंटे के बनाने के बाद में मेरे पास 4 घंटे का स्टोरेज होना चाहिए, क्योंकि उसको एडिट करने में एक और 2 आवर्स का मुझे लगता है डेटा, मतलब जगह लगती है भाई। तो इसीलिए उस हिसाब से हम गरीब लोग हैं यार, समझा करो थोड़ा। तो 1 आवर का या हो सकता है 1 घंटा 15 मिनट का आपका वीडियो हो सकता है। ठीक है, तो हमारा जो चैप्टर है वो अभी मैं आपको चालू करने वाला हूं। वो चैप्टर ना बोल के IMP क्वेश्चंस ऑन दिस चैप्टर बोल सकता हूं मैं। तो आपको कुछ स्क्रीन पे क्वेश्चंस नजर आ रहे होंगे, ये सारे क्वेश्चंस आज हम पढ़ने वाले हैं। थोड़ा आप देख लो ये क्वेश्चंस को, और हो सके तो स्क्रीनशॉट लेके रख लो। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस आज हम करेंगे, और बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे क्वेश्चंस आपके काम के क्वेश्चंस है बच्चों। ठीक है, शुरू करें क्या। जो जो क्वेश्चंस आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे होंगे, सारे क्वेश्चंस के हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, और उसको लर्न कैसे करना है, या हो सकता है कि उसका जो बेसिक है वो कहां से आया, कैसे आया, वो भी हम पढ़ने वाले हैं बच्चों। ठीक है, तो हमारा हो सके कि चैप्टर पूरा कवर हो जाएगा इसी में। बोलो बात समझी क्या। हाँ सर, बिल्कुल आप गलत बोल ही नहीं सकते हो, सही बात है। तो चलो शुरुआत करते हैं। क्या लिखना है टॉपिक का नाम। अरे हमारे टॉपिक का नाम है ये पढ़ लो बस, तो हो जाएगा। अरे बोलो बात समझी। अरे भाई आप लोगों को ये पढ़ लेना है, बस ये पढ़ लिया तो आपका ये चैप्टर कवर हो जाएगा, पढ़ के हो जाएगा, लेकिन थ्योरी के बेसिस पे हो जाएगा। न्यूमेरिकल के बेसिस के लिए, मतलब न्यूमेरिकल के लिए आपके लिए नया वीडियो आएगा, वो आप बाद में कर लेना। ठीक है, तो अभी फिलहाल हम थ्योरी वाले न्यूमेरिकल पे आते हैं। और आपने जैसे कि देखा होगा, पहला क्वेश्चन क्या था। वैसे तो एक काम करता हूं ना, मैं हर क्वेश्चन को इंडिविजुअली भी लाके दे देता हूं आपको। एक आपको पहला वाला स्क्रीनशॉट ले लेना है, और बाद में अभी मैं जो बता रहा हूं वो वाले समझो। ठीक है, जो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने आपको नजर आ रहा होगा वो ये है। क्या बोला है देखो, अकॉर्डिंग टू फैराडेज एक्सपेरिमेंट इंड्यूस करंट एग्जिस्ट ओनली इफ। फैराडे का एक्सपेरिमेंट आपको याद होगा बच्चों। चलो शुरुआत करते हैं, हमारी शुरुआत भी यही से होती है चैप्टर की। फैराडे साइंटिस्ट सबको ही पता होगा, बहुत ही अच्छे साइंटिस्ट थे, मेरे पुराने जन्म के दोस्त, पुराने जन्म में मेरे दोस्त थे ये। ठीक है, मुझे याद है। अब फैराडे सर ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था बच्चों, और उस एक्सपेरिमेंट को हम थोड़ा एक बार समझने की कोशिश करेंगे। तो फैराडे सर ने क्या एक्सपेरिमेंट किया था, सुन लो। फैराडे सर ने एक एक्सपेरिमेंट किया था कि ये एक मैग्नेट है। मैग्नेट मतलब इंग्लिश में बोलते हैं मैग्नेट, हिंदी में बोलेंगे चुंबक, जो चिपकाता है। अरे भाई ये कौन सी बड़ी बात है यार, नई बातें बताओ सर। सुन लो, ये एक मैग्नेट है। अगर मैंने क्या किया, कोई भी कॉइल को मैग्नेट की तरफ लेके गया, क्या किया इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कि कॉइल को हमने मैग्नेट की तरफ क्या किया, बोलो मूव किया। तो हमने ये ऑब्जर्व किया कि इस कॉइल में करंट इंड्यूस हो रहा था। अब उनको कैसे पता चला होगा करंट इंड्यूस हुआ, बहुत सिंपल है। इस कॉइल में एक छोटू सा बल्ब लगा दिया होगा उन्होंने। बोलो बराबर बोल रहे हो क्या मैं।
हाँ बिल्कुल। तो करंट कैरिंग मतलब एक कॉइल था, उसमें एक बल्ब लगाया, उस कॉइल को मैंने किधर मूव किया बोलो, मैग्नेट की तरफ मूव किया। तो मैंने ये नोटिस किया कि इस कॉइल में करंट इंड्यूस हो रहा था। कैसे पता चला? बल्ब ग्लो करने लग गया। ये पहला एक्सपेरिमेंट। फिर उन्होंने नोटिस किया कि अगर मैं इस कॉइल को इससे अवे मूव करता हूं, पहले तो मैंने कैसे मूव किया था बोलो, टूवर्ड्स मूव किया था, बाद में कैसे मूव किया बोलो, मैंने अवे मूव किया। तब भी मैंने एक ही चीज नोटिस की कि अभी भी उस कॉइल में करंट इंड्यूस हो रहा था, लेकिन पहले जिस डायरेक्शन में हो रहा होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा था करंट इंड्यूस। समझा? पक्का? 100%। तो कंक्लूजन में ये समझा हमें कि कॉइल जब मैग्नेट की तरफ मूव करे और मैग्नेट रुका हुआ हो, ठीक है, या कॉइल मैग्नेट से दूर मूव करे, अगेन कॉइल मैग्नेट रुका हुआ हो, तो तब करंट वहां इंड्यूस होता है। ये पहला कंक्लूजन हमें देखने को मिला। फिर दूसरे कंक्लूजन में क्या किया उन्होंने, कॉइल को अपनी जगह पे रखा और मैग्नेट को कॉइल की तरफ मूव किया। तो कंडीशन तो वही हो गई, दोनों पास आ रहे हैं, हाँ कि ना? तो ऐसे कंडीशन में भी जब ये मूव टुवर्ड्स किया तो यहाँ पे करंट इंड्यूस हुआ, मैग्नेट को दूर लेके गया तभी भी क्या हुआ बोलो, करंट इंड्यूस हुआ। कंक्लूजन समझा? जब हम कॉइल को मैग्नेट की तरफ या मैग्नेट को कॉइल की तरफ लेके जाएंगे तब भी करंट इंड्यूस होगा, और कॉइल को मैग्नेट से दूर या मैग्नेट को कॉइल से दूर लेके जाएंगे तब भी करंट क्या होगा, इंड्यूस होगा। बोलो बात समझी क्या? अब आते हैं हम तीसरे कंक्लूजन पे। अब उन्होंने क्या किया बच्चों, ये जो मैग्नेट था इसको इधर मूव किया, किधर बोलो, उधर, विद सम वेलोसिटी, लेट दैट वेलोसिटी बी v, ठीक है, और कॉइल को भी मैंने उतनी ही वेलोसिटी से मूव किया, सेम डायरेक्शन। समझा क्या बोला मैंने? क्या बोला, मैग्नेट को भी सेम वेलोसिटी से मूव किया और कॉइल को भी सेम वेलोसिटी से मूव किया इन सेम डायरेक्शन। मतलब दोनों के बीच में क्या नहीं था बोलो बच्चों, रिलेटिव मोशन नहीं था। क्या था, क्या नहीं था बोलो? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलेटिव मोशन? रिलेटिव मोशन का मतलब है एक जगह बैठकर दूसरे चीजों को जब आप ऑब्जर्व करो तो वो आपको मोशन में दिखता है कि नहीं दिखता है। ये कौन बताता है? रिलेटिव मोशन बताता है। एग्जाम्पल सोचो, अगर आप ट्रेन में बैठे हो, ठीक है, और ट्रेन चल रही है विद सम वेलोसिटी, बराबर है, ये ट्रेन है, समझ लो ट्रेन की स्पीड कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड, और आप जब ट्रेन में बैठे हो और आपके साइड में भी कोई एक और बैठा हुआ है, तो क्या आप दोनों ट्रेन के अंदर बैठे हुए हो? हाँ, लेकिन ट्रेन तो चल रही है, मतलब आप भी चल रहे हो। अरे सही बोल रहे हो कि नहीं? तो जो ट्रेन की वेलोसिटी होगी वही आप दोनों की भी वेलोसिटी होगी, और डायरेक्शन भी क्या रहेगा, सेम। तो आपकी भी वेलोसिटी होगी 10, इसकी भी क्या होगी, 10। क्या यही कंडीशन फॉलो हो रही है? देखो ना, इन दोनों के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दोनों की वेलोसिटी कैसी है, 10। अगर इसको मैं पूछूं ये क्या कर रहा है, तो वो क्या बोलेगा, उसकी वेलोसिटी 0 है, वो बैठा है, उसके साइड में बैठा ही दिखेगा उसको। बराबर बोल रहा हूं कि नहीं? मतलब जब भी दोनों वेलोसिटी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो तो उन दोनों में क्या नहीं होता है बोलो, रिलेटिव मोशन नहीं होता है। ये तो वही बात हो गई ना सर, अगर कॉइल भी रुका हुआ है और मैग्नेट भी रुका हुआ है तो दोनों के बीच का डिस्टेंस तो चेंज ही नहीं हो रहा है। बोल सकता हूं क्या मैं? रिलेटिव मोशन में डिस्टेंस चेंज होना चाहिए, दोनों के बीच का डिस्टेंस चेंज होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब बोलो, अब मैं बोलूं दोनों वेलोसिटी जो है सेम है तो दोनों साथ साथ चल रही है, यही मतलब है उसका। मतलब दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो चेंज नहीं हो रहा है, मतलब दोनों में क्या नहीं है, रिलेटिव मोशन नहीं है, तब करंट इंड्यूस नहीं होगा। क्योंकि देखो जब पास ला रहा था तो डिस्टेंस कम हो रहा था, करंट इंड्यूस हो रहा था, दूर लेके जा रहा था तब भी करंट इंड्यूस हो रहा था। समझ में आया क्या? कंक्लूजन हमें ये मिलता है, जब भी कॉइल और मैग्नेट के बीच में रिलेटिव मोशन होगा, जब भी कॉइल और मैग्नेट के बीच में रिलेटिव मोशन होगा तभी कॉइल में क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। बोलो बात समझी क्या बच्चों? स्क्रीन पे आपको आंसर नजर आ रहा होगा, आप देख लेना, ठीक है। चलो कंक्लूजन समझा? क्या होगा बोलो, दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होगा, मतलब दोनों के बीच का डिस्टेंस या तो कम या तो ज्यादा होना चाहिए, तभी क्या होगा बोलो, करंट इंड्यूस होगा। तो देख लो आप लिखा है, क्या लिखा है, द इंड्यूस करंट
exist only if there is a relative motion between coil and a magnet. मैग्नेट और कॉइल के बीच में जब रिलेटिव मोशन हो तभी करंट इंड्यूस होगा। बात खत्म, अब बात नहीं करेंगे इस पे। बड़े आगे चलो, नया टॉपिक नहीं, नया क्वेश्चन। ये कौन है यार हमके मैसेज कर रहा है? मेरे सामने वाली खिड़की में कौन रखा है खिड़की? एक चांद का टुकड़ा रहता है। बात यह है हम देख नहीं सकते भाई, लेकिन पता कैसे है सर आपको? फिर पहले देखता था। चलो बताना नहीं। चलो, अरे देखो यार, प्रश्न क्रमांक दूसरा जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्या क्वेश्चन है देखो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है? बच्चों ये तो आपको पता ही होगा, मैंने बताया था, याद है क्या? बोलो, क्या कंक्लूजन में हमने यही पढ़ा था? सबसे पहली बात हम पढ़ते हैं फ्लक्स। क्या पढ़ते हैं? बोलो, फ्लक्स के बारे में। याद है बच्चों, मैंने बताया था फ्लक्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं, मैग्नेटिक फ्लक्स की बात हो रही है, क्योंकि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ रहे हैं। तो यहां पे मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, सुन लो। द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग नॉर्मली थ्रू अ गिवन क्रॉस सेक्शन एरिया। बराबर? नहीं समझा? अच्छी बात है, मुझे भी समझाना नहीं है। अरे मजाक कर रहा था भाई। याद है क्या मैंने बताया था, जब भी कोई मैग्नेट होता है तो मैग्नेट के कुछ एरिया से जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती है, उन नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन को फ्लक्स बोला जाता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे निकलनी चाहिए? नॉर्मली निकलनी चाहिए। कैसे निकलनी चाहिए? नॉर्मली। ठीक है, तो याद होगा आपको फॉर्मूला बताया गया था। मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला था फ्लक्स इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया इंटू कॉस थीटा। अरे बोलो बराबर क्या? इसका फॉर्मूला क्या था? बोलो, BA cos थीटा। बात समझ में आ गई क्या? अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने बोल दिया कि फ्लक्स को मुझे क्या करना है? बोलो, चेंज करना है। फ्लक्स को क्या करना है? मुझे चेंज करना है। और अगर फ्लक्स को मुझे चेंज करना है तो क्या क्या चेंज कर सकता हूं मैं? या तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज करूंगा, या तो एरिया ऑफ कॉइल चेंज करूंगा, या तो दोनों के बीच का एंगल चेंज करूंगा। बोलो, बात समझी क्या? हाँ सर ये फ्लक्स को चेंज करने से क्या होगा सर? अरे याद है क्या फैराडे का पहला लॉ? क्या बोलता है पहला लॉ? जब भी किसी कॉइल में फ्लक्स चेंज होता है तब वह ईएमएफ इंड्यूस होता है। बोलो बराबर? पढ़ा था कि नहीं हमने? बिल्कुल। अच्छा सर, अभी समझ में आया मुझे। मतलब जब मैं मैग्नेटिक फील्ड चेंज करूंगा तो फ्लक्स चेंज होगा। बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। सर जब मैं एरिया चेंज करूंगा तो भी फ्लक्स चेंज होगा। हाँ बराबर बोल रहे हो आप। सर मैं ओरिएंटेशन भी चेंज करूंगा तब भी फ्लक्स क्या हो जाएगा? सही, चेंज हो जाएगा। मतलब जब फ्लक्स चेंज होगा तब करंट इंड्यूस होगा और ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। बराबर बोल रहे हो क्या मैं? हाँ, ये जो फिनोमिनॉन जो आपने बताया, उसी फिनोमिनॉन को बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बोलो, बात समझ में आई क्या? क्या बोला जाता है? बोलो, ऐसा फिनोमिनॉन जिसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है जब क्या चेंज होता है? फ्लक्स चेंज होता है। समझ में आया क्या? बोलो बराबर। द फिनोमिनॉन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इन अ कॉइल। देख लो आंसर दिख रहा होगा आपको। क्या बोला? द फिनोमिनॉन ऑफ क्या इंड्यूस होगा? प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इन अ कॉइल। किसकी वजह से? ड्यू टू चेंज इन फ्लक्स। ड्यू टू चेंज इन फ्लक्स। इस फिनोमिनॉन को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोला जाता है। होपफुली आपको बात समझ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, चलो बोलो अगला सवाल क्या है बच्चों आपका? स्ट्रेट लेंस लॉ। बच्चों इस पे ना 2 क्वेश्चन कराता हूं मैं। ठीक है, देखो लेंस लॉ पूछा गया है, लेकिन एक बार ना आपके बोर्ड में क्वेश्चन आया था जो मैं आपको दे देता हूं। एक स्क्रीन पे देखना, एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन नजर आएंगे आपको। एक दिखेगा लेंस लॉ और दूसरा पूछा गया था कि लेंस लॉ में निगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है। ठीक है, तो ये भी हम थोड़ा दोनों पॉइंट को समझ लेते हैं। एक्चुअल में दोनों एक ही। चलो देखो बच्चों, लेंस लॉ क्या होता है? आंसर आपके सामने बाद में दिखेगा। पहले हम टॉपिक को समझेंगे, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। बोलो, बात समझी क्या?
यस सर, लेंस लॉ बाबा क्या बोलते थे, सब लोग हमारे लिए बाबा है क्योंकि वो बहुत बड़े थे हमारे लिए, उन्हें रिस्पेक्ट देना चाहिए, ठीक है। लेंस लॉ बाबा, सॉरी लॉ बीच में आ गया, लेंस बाबा क्या बोलते थे? अरे हाँ कि ना, एक दिन मुझे भी कोई बाबा बोलेगा। चलो देखो, लेंस बाबा का बोलना है, मुझे बताओ जब भी फ्लक्स चेंज होगा तब ईएमएफ इंड्यूस होगा, बात समझ में आई क्या? फिर से एक बार बोलूं, जब भी फ्लक्स चेंज होगा क्या तब ईएमएफ इंड्यूस होगा? बोलो हाँ कि ना। हाँ सर, बिल्कुल सही बात है। तो मुझे एक बात बताओ बच्चों, चलो ये है आपका मैग्नेट, नॉर्थ पोल साउथ पोल, ये है आपकी कॉइल, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, क्या ये जब इधर जाएगा तो इसमें करंट इंड्यूस होगा कि नहीं होगा? अभी अभी फैराडे का एक्सपेरिमेंट पढ़ के आए थे हम। अरे बोलो बराबर, पुराने जन्म का मेरा दोस्त फैराडे क्या बोला था? जब मैग्नेट इसके पास जाएगा करंट इंड्यूस होगा, जब कॉइल इसके पास आएगा करंट इंड्यूस होगा। होगा कि नहीं होगा? हाँ सर। तो अगला पॉइंट है, इसमें जो करंट इंड्यूस होता है उसी के डायरेक्शन के बारे में कौन बताता है? बोलो लेंज लॉ बताता है, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, इसमें करंट इंड्यूस होगा, बात तो समझ में आ रही, लेकिन डायरेक्शन तो पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो इसमें दो तीन सवाल आ सकते हैं। पहला, लेंज लॉ क्या इंडिकेट करता है? दूसरा, लेंज लॉ है क्या? और तीसरा, करंट का डायरेक्शन कैसे होगा अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ? तीन सवाल यहां से आ सकते हैं या बन सकते हैं। अब क्वेश्चन पेपर बनाने वाले किस तरीके से क्वेश्चन देते हैं आपको वो मुझे आइडिया नहीं है, ठीक है। मैं होता तो इन तीन में से कोई एक सवाल इस पे बना सकता था। क्या था देख लो। पहला, इसमें करंट कैसे आएगा? बहुत सिंपल है, याद है मैंने बताया था, क्या बताया था? मैं अपने तरीके से लिख के दूंगा, आप कैसे लर्न करते हो आपके सामने आंसर दिख रहा है आपको, ठीक है। बोलो सबसे पहले ये किसके बारे में बताता है? करंट के डायरेक्शन के बारे में। कौन से करंट के? इंड्यूस करंट के। तो हम बोलेंगे the direction of induced current, the direction of induced current in a circuit, direction of induced current in a circuit such that ये इसका डायरेक्शन ऐसे होगा कि such that कि इसने जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया, क्योंकि करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आएगी कि नहीं आएगी? हाँ सर आएगी, तो आई बिल्कुल है। तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, उस मैग्नेटिक फील्ड को क्या बोला जाएगा? बोलो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। इसको किसने प्रोड्यूस किया? बोलो इट इज प्रोड्यूस्ड बाय दिस, ठीक है। तो इसने जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया होगा, ये पता है क्या किसको अपोज करेगा? चेंज इन फ्लक्स को ही अपोज करेगा, जिसने उसको बनाया था। समझ में आया क्या? क्या बोल रहा हूं देख लो। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन अ सर्किट इज सच दैट द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय इंड्यूस करंट, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय इंड्यूस करंट अपोजेस द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स दैट इंड्यूसेस द करंट। अरे बोलो बात समझ में आई क्या? बहुत आसान है, देख लो एक बार फिर से। क्या बोल रहा है? करंट का डायरेक्शन ऐसे होगा कि करंट ने जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया था, करंट ने जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया था, वो उसके मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज को ही क्या करेगा? अपोज करेगा। जिस मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स के चेंज ने करंट को इंड्यूस किया था, ऑब्वियसली मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से तो करंट इंड्यूस हुआ था, इसीलिए यहां लिखा है दैट इंड्यूसेस द करंट। किसने बनाया था ये करंट? इसने बनाया था। मतलब करंट ने इसको बनाया और उस करंट का ही मैग्नेटिक फील्ड उसके ही मैग्नेटिक फील्ड को अपोज कर रहा है। मतलब ये तो धोखाधड़ी कर देगा, सोचा न था कबीरा। अरे हाँ कि ना? अरे यार ये तो धोखे वाली बात होगी। कोई बात नहीं, पढ़ लिया हमने, आपके सामने क्वेश्चन है, ठीक है। तो सवाल ये है, लेंज लॉ समझ गया? क्या बोलो हिंदी? उल्टा देखो, उल्टा देखो, उल्टा क्या बोलता है? जिसने करंट को बनाया था उसी को करंट का मैग्नेटिक फील्ड अपोज करेगा। तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन अ सर्किट सच दैट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय इंड्यूस करंट अपोजेस द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स दैट इंड्यूसेस द
करंट। होपफुली बात समझ गई आपको, बढ़ो आगे, ये आपके सामने आंसर है भाई। ठीक है, चलो बढ़ते हैं। जो अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे थोड़ी देर में आपको दिखेगा, उस पे आप लोग गौर फरमाइएगा। चलो, चांद छिपा गडर में सा बादल में, शर्मा के मेरी जान है, गुमसुम सा गुपचुप सा जमा कुछ और है। अरे याद है लेंस लॉ का? लेंस लॉ का मैंने 2 क्वेश्चन तो आंसर बताया ही नहीं। हाँ, अब बता दो, लेंस लॉ में नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है? मतलब फैराडे के लॉ में निगेटिव साइन आता है ना, तो निगेटिव साइन लेंस लॉ के हिसाब से क्या इंडिकेट करता है? ये वही इंडिकेट करता है कि जो हमारा ईएमएफ इंड्यूस हुआ होगा वो उसके चेंज को अपोज करेगा। ईएमएफ इंड्यूस मतलब करंट इंड्यूस की बात हो रही है। अरे समझा क्या? निगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट विल अपोज द चेंज इन फ्लक्स। मतलब इंड्यूस करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आई होगी उसने उसके चेंज को ही क्या कर दिया? अपोज कर दिया। ठीक है, यही लिखा है। अब इसका आंसर एक और रह गया है, वो भी बता देता हूं। समझ के चलो, ये मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। ठीक है, और बच्चों ये ना कॉइल है। ठीक है, ये कॉइल है। अब हमें क्या करना है? बहुत आसान है, एकदम चिल्लर फालतू सवाल। इसमें क्या बताना है? करंट का डायरेक्शन कैसे होगा। क्या निकालना है? बोलो, करंट का डायरेक्शन कैसे होगा। तो बहुत आसान है, बहुत ज्यादा। आपको करना क्या है पता है क्या? इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कम हो रहा है या बढ़ रहा है, ये देखना है। अगर कम हो रहा है तो डिस्टेंस को आप बढ़ा देना, अगर डिस्टेंस बढ़ रहा होगा तो डिस्टेंस को कम कर देना। मीनवाइल मोशन को अपोज करना है। मोशन को क्या करना है? बोलो, अपोज करना है। बोलो, बात समझी क्या? सोचो, अगर मैग्नेट कॉइल के पास आ रहा होगा तो मैग्नेट कॉइल मैग्नेट को क्या करेगा? दूर लेके जाएगा, क्योंकि वो उसको अपोज कर रहा है। अगर मैग्नेट कॉइल से दूर जा रहा होगा तो मैग्नेट उसको अपनी तरफ क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। बोलो, बात समझी क्या? मतलब मोशन को अपोज करने वाली बात हो रही है। बोलो, बात समझी क्या? पक्का? बड़े आगे, बोलो बोलो। सोचो, अगर ये मैग्नेट कॉइल के पास मैं लेकर आता हूं, मूव टुवर्ड्स, तो मुझे एक बात बताओ, क्या यहां करंट इंड्यूस होगा? हाँ सर। क्या इसमें करंट इंड्यूस होगा? तो इसकी भी मैग्नेटिक फील्ड रहेगी कि नहीं रहेगी? हाँ सर, उसको मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस बोलेंगे। हाँ, अच्छा सर, इसमें ना मैग्नेटिक फील्ड ऐसे इंड्यूस होगी कि ये इसके मोशन को अपोज करेगा। बराबर बोल रहा हूं क्या? क्या ये मैग्नेट उसकी तरफ आ रहा है? तो इसमें ऐसे पोल जनरेट होंगे कि ये इसको रिपेल करने की कोशिश करेगा, दूर लेके जाने की कोशिश करेगा। बोलो, समझ में आया क्या? फिर से एक बार बोल रहा हूं, सुन लो। मैग्नेट कॉइल के पास आ रहा है, मतलब ये कॉइल बोलेगा नहीं, दूर चले जा। समझा? तूने पिछली बार मुझे धोखा दिया था, दूर चले जा। तो ये इसमें मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बनाएगा कि यहां साउथ है तो यहां साउथ और यहां नॉर्थ बनाएगा। बोलो, बात समझी? साउथ साउथ को क्या रिपेल कर देगा? हाँ या ना? पक्का? तो मुझे एक बात बताओ, अगर इस कॉइल में हम राइट हैंड थंब रूल लगाते हैं, कौन सा राइट हैंड थंब रूल, तो हम करंट का डायरेक्शन बता सकते हैं। और करंट का डायरेक्शन बताने के लिए याद रखना, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आपको साउथ से नॉर्थ लेना है, क्योंकि इसका पार्ट मैग्नेट के अंदर वाला पार्ट होता है। ठीक है, डायरेक्शन यहां से कहां लोगे? बोलो, इसमें लोगे कहां से? नॉर्थ से साउथ। लेकिन इसमें कहां से लोगे? कॉइल में? अरे समझा क्या यार? नहीं समझा? कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ लेना है। क्यों? क्योंकि कॉइल वाला जो पार्ट है वो मैग्नेट के अंदर वाला पार्ट है। प्रूफ करके दिखा देता हूं, ये देखो, समझो, ये साउथ है और ये नॉर्थ है। ठीक है, ये मैग्नेट है बेसिक वाला हमारा। तो मेरा क्वेश्चन है, क्या मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से साउथ होता है? ये देखो, ये हो गया मैग्नेट के बाहर। लेकिन मैग्नेट के अंदर की बात करें तो साउथ से नॉर्थ जाएगा कि नहीं जाएगा? अरे जाएगा ना यार। इसीलिए मुझे इसको मैग्नेट के अंदर वाला पार्ट कंसीडर करना है। तो क्या मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नीचे की तरफ आ जाएगा ऐसे?
अरे आएगा कि नहीं आएगा, और हमें राइट हैंड थंब रूल लगाना है तो ऑब्वियसली थंब किधर रखना पड़ेगा, बोलो नीचे। थंब किधर रखना पड़ेगा, नीचे। तो क्या हमारा करंट का डायरेक्शन ऐसे आएगा, ये देखो ऐसे। अरे आएगा कि नहीं आएगा, अरे बाबा ये देखो ना रे, ये देखो ये देखो, टुडुम आ रहा है क्या। तो ये क्या क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया। हाँ सर बिल्कुल सही बात। तो करंट का डायरेक्शन हो गया क्लॉकवाइज। ऐसे ही आपको भी निकालते आना चाहिए। कोई भी एक एग्जांपल और एक ले लेते। सपोज कंसीडर करके चलो, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। क्या यहाँ पे ये दूर जा रहा है, अरे दूर जा रहा है ना, मैग्नेट किधर जा रहा है, दूर। तो ये बोलेगा अरे यार मेरे पास आ जा, तो ये बोलेगा आजा आजा, दिल निचोड़े। तो साउथ जनरेट करेगा कि नहीं करेगा, अरे भाई साउथ नॉर्थ को अट्रैक्ट करेगा ना, तो इधर हो जाएगा नॉर्थ का। सेम कंडीशन है, मतलब यहाँ पे भी क्लॉकवाइज करंट आएगा। बोलो बात समझ में आ गई क्या, पक्का गारंटी के साथ। बस यही समझना है हमें। ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, करंट का डायरेक्शन निकालने को बोला जा सकता है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखेगा, वो बोल रहा है लेंज लॉ क्या कंजर्व करता है। तो याद ही होगा आपको एनर्जी। अरे याद है लेंज लॉ से हमने हीट से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स पढ़े थे, याद है क्या। तो लेंज लॉ में हमने बोला था कि अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है, अरे याद है क्या, वो ईडी करंट में भी आता है थोड़ा सा, तो ईडी करंट का ही समझा देता हूं। आपको याद होगा मैंने कोई एक क्या ले लिया, रोटेटिंग बार ले लिया। ये एक मेटल बार है जिसको हम मैग्नेटिक फील्ड में ऑसिलेट कर रहे हैं। अरे बोलो कंटिन्यू ऑसिलेट करते रहेगा क्या। सोचो यहाँ पे एक मैग्नेट रखा हुआ था, तो क्या यहाँ पे कॉइल ले लेते हैं ऐसे, तो यहाँ पे कुछ तो भी रह देता है, ऐसा कुछ तो भी समझ लो है। तो मतलब एक डिस्क डायनामो था, शायद याद होगा आपको, ये ऐसा कुछ था कि नहीं था भाई, हाँ या ना। तो इसको जब अपन ऐसा ऑसिलेट करते थे तो ये जो हमारा कॉइल, ये जो मैग्नेट था जब कॉइल के पास जाता था, जो भी है मटेरियल, एल्यूमिनियम मटेरियल, जब ये इसके पास में जाता था तो क्या होता था, बोलो वहां पे। अरे बोलो यार, ये मैग्नेट है ना और ये कॉइल है, तो कॉइल में क्या होता था, करंट इंड्यूस होता था। ऐसे ही कुछ कॉन्सेप्ट हमने किस में पढ़ा था, अरे वो याद है क्या, कुछ ऐसा था ना यार अपना, क्या बोलते हैं उसको, जैसे कोई एक रॉड है, एक रॉड ले लो और यहां पे समझ लो क्या प्रेजेंट है, बोलो मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, ठीक है। और इस रॉड को यहां से मैंने पिवोट कर दिया और इसको मैं ऐसे क्या कर रहा हूं, ऑसिलेट करा रहा हूं। तो मुझे एक बात बताओ, क्या इस मैग्नेटिक फील्ड में रॉड ऑसिलेट मतलब मोशन कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड में ऑसिलेट कर रहा है का मतलब है क्या इस रॉड में भी हमारा करंट इंड्यूस हो जाएगा, क्योंकि रॉड मेटल का है, कंडक्टर है, तो रॉड में करंट इंड्यूस हो जाएगा। हाँ सर बिल्कुल। लेकिन क्या वो करंट ऐसे इंड्यूस होगा कि उसके ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड को वो अपोज करेगा, मतलब मोशन को अपोज करेगा। मतलब क्या ये वाला मोशन ले रहा है तो उसका करंट क्या इसके ये वाले मोशन को ही अपोज करेगा, मतलब उसका जो करंट है इसको ऐसा मोशन होने से रोकेगा, जिसकी वजह से क्या इसका ऑसिलेशन का जो एम्पलीट्यूड है वो धीरे धीरे धीरे, पहले इतना रहा होगा फिर इतना हो जाएगा, फिर ऐसा करते करते जीरो हो जाएगा। किसने रोका उसको, इसके इंड्यूस करंट ने उसके मोशन को अपोज किया, और वही जो है एनर्जी एज अ हीट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इसका जो मोशन है ना वो एनर्जी एक टाइप का, और वो बाद में किसमें कन्वर्ट हो जाता है, हीट के फॉर्म में। ये जो रॉड है वो गर्म हो जाती है, तो ऑब्वियसली इसमें एनर्जी कंजर्व हो रही है, एक एनर्जी दूसरे एनर्जी में क्या हो रही है, ट्रांसफर हो रही है। देख लो ना, ये कौन सी एनर्जी थी, बोलो ऑसिलेशन, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन ये काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी करते 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 एक टाइम पे वो क्या हो गया, बोलो जीरो हो गया। मतलब पता कैसे चला कन्वर्ट हुआ, ये रॉड गर्म हो जाएगी बच्चों, मतलब हमारी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो गई हीट एनर्जी में। समझ में आया, और इसीलिए बोलते हैं लेंज लॉ में एनर्जी कंजर्व होती है। क्या कंजर्व होती है, बोलो एनर्जी। समझ में आया क्या, पक्का। अरे सिंपल है ना, मोशन को अपोज कर रहे का मतलब है ये ऐसा ऐसा कर रहा था, उसका मोशन ऐसा ऐसा चल रहा था, धीरे धीरे उसमें करंट इंड्यूस होते गया और इसका जो एम्पलीट्यूड है धीरे 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 जीरो हो गया। तो काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो हो जाएगी, और लेकिन वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, हीट में। एनर्जी कंजर्व, टॉपिक खत्म। बढ़ते हैं आगे।
तूने जो ना कहा मैं वो सुनता रहा, खामखा बेवजह ख्वाब बुनता रहा, जाने किसकी हमें लग गई है नजर। चलो हट तिकड़े। चलो प्रश्न क्रमांक 5 आपके स्क्रीन पे दिखेगा, देख लेना भाई क्या लिखा हुआ है। स्टेट द फॉर्मूला फॉर इंड्यूस ईएमएफ अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ ईएमआई। इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला सबको ही पता होगा बच्चों। क्या क्वेश्चन आंसर है बोलो? E इक्वल टू माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी। ठीक है, यही फॉर्मूला है हमारा। निगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है बोलो? कि इसका जो ईएमएफ है ये इसके चेंज को अपोज कर रहे हैं। ठीक है, चलो उसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। बोलो मैग्नेटिक फ्लक्स का ऐसा यूनिट क्या होता है बच्चों? वेबर। गलती से भी गलती नहीं करना, क्योंकि गलतियां इंसानों से ही होती है। और आगे सोच लो आप। अरे बोलो या तो वेबर ऐसे लिखो या तो वेबर ऐसे लिखो, दो में से कोई एक चलेगा भाई। आप लोगों को यही लिखना है। अच्छा है, ऐसा वेबर गलत हो जाएगा, ये गलत है। ठीक है, वो बोल रहा है द इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस इन अ वायर लूप मूविंग विद अ वेलोसिटी v परपेंडिकुलर टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। वो क्या बोल रहा है? एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है बच्चों। क्या है बोलो? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। और एक हमने वायर लूप ले लिया और उस वायर लूप को हम v की वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। इस वायर लूप का लेंथ इधर से ले लो, इधर से कुछ भी, इधर तो 4 0 ही होता है। तो मेरा सवाल है इस कॉइल में कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा? अरे बोलो इन तीनों को क्या कर देंगे हम? पिन टू कर देंगे। परपेंडिकुलर बोला तो 90 एंगल ले लेंगे, हाँ या ना? हमारा बेसिक फॉर्मूला होता है बी वी एल साइन थीटा। क्या यार थीटा 90 बोला है? यस सर। तो थीटा 90 डाल दो तो आंसर क्या आएगा बोलो? बीवीएल। किसकी बीवीएल? पता नहीं। चलो तो ये दोनों सवाल ये आलतू फालतू सवाल थे, तो इन क्वेश्चंस को आप फोकस करना, ध्यान से समझना। चलो बढ़ते हैं टॉपिक को। ओ माय गॉड, मेरी शर्ट गॉन। यार मेरा शर्ट खराब हो जाएगा यार। तुमने देख लिया क्या? सॉरी है ना। चलो अरे देखा मत करो यार, ऐसा करते थे आंखें बंद किया करो। दो बोल रहे हैं भाई द इंड्यूस ईएमएफ इन अ कंडक्टिंग रोटेटिंग रॉड। ये डेरिवेशन करने वाले हैं हम। ठीक है, तो कंडक्टिंग रोटेटिंग रॉड में कितना ईएमएफ इंड्यूस होता है ये आपको बताया होगा, शायद आपको याद होगा कि एक मैग्नेटिक फील्ड होता था और उस मैग्नेटिक फील्ड में हम एक पिवोटेड पॉइंट के एंड से अपन एक पॉइंट लेते थे और इसको अपन गोल गोल घुमा देते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, जिसका लेंथ कितना होता था? L। इस शॉर्टकट में अपन बाद में समझेंगे, उसका डेरिवेशन करने वाले हैं। लेकिन फिलहाल मैं बता दूं कि इसमें कितना ईएमएफ इंड्यूस होता है, वो होता है बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2। कितना इंड्यूस ईएमएफ होता है बोलो? बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2। ठीक है, ये कैसे आया था फिर से हम डेरिवेशन करेंगे, उसमें थोड़ा सा इंटीग्रेशन वाला पार्ट आता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है आपका, क्या है बोलो बच्चों? अरे बोलो यार। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है कि भाई फॉर अ मैग्नेट कॉइल सिस्टम हाउ पीक इंड्यूस ईएमएफ इज रिलेटेड टू टाइम पीरियड एंड एंगुलर एम्पलीट्यूड। मैग्नेट कॉइल सिस्टम में पीक इंड्यूस ईएमएफ टाइम और एम्पलीट्यूड से कैसे रिलेट करता है? टाइम पीरियड और एम्पलीट्यूड से कैसे रिलेट करता है? आपको याद होगा कुछ कॉन्सेप्ट, तो थोड़ा सा उसको अपन पढ़ लेते हल्का हल्का, क्योंकि ये पार्ट थ्योरी का पार्ट नहीं, वन वर्ड सवाल है ये, तो उस हिसाब से मैं आपको पढ़ाऊंगा, सुन लो। मुझे एक बात बता, आपको होगा याद, अभी अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था वो डायग्राम। ये है हमारा मैग्नेट कॉइल सिस्टम, ये हो गई हमारी कॉइल, ठीक है, और ये हो गया हमारा मैग्नेट। ठीक है बच्चों, ये हो गया थीटा। अरे हाँ बोलो यार। देखो अभी होगा क्या, जब ये मैग्नेट के कॉइल मतलब कॉइल के अंदर से ऐसे पास होते रहेगा, मतलब क्या ये ऑसिलेशन करेगा बच्चों? हाँ कि ना? बिल्कुल सर, सही बोल रहे हो आप, ऑसिलेशन ही तो करेगा।
इसका मतलब है जब ये ऑसिलेशन करेगा तो क्या यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस होगा, क्योंकि करंट चेंज होने वाला है। देख लो, मैग्नेट कॉइल के पास जाए तो कॉइल में करंट फ्लो करता है, करंट इंड्यूस होता है, और करंट जब चेंज होगा तो ऑब्वियसली वहां पे मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज होगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो क्या वहां पे ईएमएफ इंड्यूस होगा कि नहीं होगा। सवाल मेरा यही है, कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, तो वो सुन लो कैसे निकालेंगे। अरे बोलो, क्या ईएमएफ का फॉर्मूला हमारा हो जाएगा डी फाई बाई डी टी, दिस इज अ फ्लक्स। ये क्या है बोलो बच्चों, फ्लक्स है, क्या है। लेकिन बच्चों यहां पे क्या चेंज होने वाला है, थीटा। अरे होगा कि नहीं होगा, थीटा कांस्टेंट रहेगा क्या, बोलो यार। देखो पहले मैग्नेट यहां है, ये देखो मैग्नेट यहां है, ये आया मैग्नेट इधर, बोलो थीटा कितना हो रहा है, कम। अरे थीटा यहां पे कितना हो गया, 0। थीटा बढ़ रहा है, ये गया, ये क्या बात समझ में आ गई, थीटा चेंज हो रहा है तो हमें थीटा चेंज दिखाना पड़ेगा, और इसीलिए मैं यहाँ डी थीटा से क्या करूंगा बोलो, मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा। बोलो बात समझी क्या, एक डी थीटा इसको दे दो, डी टी इसको दे दो, तो हमारा ईएमएफ का आंसर आएगा डी वाई बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाय डी टी। समझा क्या। और व्हाट इज डी थीटा बाय डी टी, एंगुलर वेलोसिटी। डी थीटा बाय डी टी क्या होता है बोलो, एंगुलर वेलोसिटी होता है। बोलो बात समझी क्या, पक्का गारंटी के साथ। लेकिन बच्चों यहाँ थीटा तो चेंज हो रहा है ना, तो थीटा का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, हाँ कि ना। बोलो थीटा का क्या फॉर्मूला होता है। चलो अपन कहां से आएंगे, वैसे तो ये टॉपिक आपको पढ़ाया नहीं गया, लेकिन मैंने क्लास में बताया था ऑसिलेशन का, ठीक है। अरे यार सॉरी, यहाँ पे डी थीटा आएगा। देखो क्या करने वाला हूं मैं, मुझे एक बात बताओ, याद है मैंने बताया था x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। अरे यहाँ की ना, ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन यहां एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, बोलो बराबर। तो यहां पे ना थीटा डाल दो, और यहां पे ना थीटा नॉट डाल दो, तो हमारा आंसर क्या आएगा बोलो, थीटा इक्वल टू थीटा नॉट साइन ओमेगा टी। बोलो बात समझी क्या। हाँ सर, ये थीटा की वैल्यू यहां पे पुट करो, बोलो ईएमएफ कितना आएगा। अरे बोलो ना बाबा, वो डी फाई बाई डी थीटा इंटू डी बाई डी टी ऑफ थीटा नॉट को बाहर ले लो, और साइन का डेरिवेटिव क्या होता है बोलो, वैसे तो लिख देता हूं पहले। बोलो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है बोलो, डी फाई बाई डी थीटा इंटू थीटा नॉट इंटू इसका डेरिवेटिव बोलो क्या होता है, कॉस थीटा। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा बोलो, कॉस ओमेगा टी डिवाइडेड बाय ओमेगा, सॉरी इंटू ओमेगा आएगा, डेरिवेटिव ले रहे ना, इंटू ओमेगा। अरे समझा क्या। मुझे एक बात बताओ, क्या हमारा आंसर ऐसे आएगा, थीटा नॉट ओमेगा इंटू डी फाई बाय डी थीटा इंटू कॉस ओमेगा टी। अब मुझे एक बात बताओ, कॉस ओमेगा टी अगर मैं 1 ले लूं तो क्या ये वैल्यू मुझे सबसे मैक्सिमम मिलेगी, क्योंकि कॉस 0 1 होता है। अरे हाँ कि ना, थीटा 0, ये वाला 0 ले लूं तो कॉस 0 1 हो जाएगा। ऐसे कंडीशन में मुझे ये जो ई है क्या मैक्सिमम मिल जाएगा। अरे हाँ कि ना, इसका मतलब है जब यहां पे 1 पुट कर दूं तो मेरा आंसर आएगा ई नॉट इज इक्वल टू थीटा नॉट ओमेगा डी फाई बाय डी थीटा। बराबर बोल रहे हो क्या। तो मुझे एक बात बताओ, ये क्या पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ है, पीक ईएमएफ बोलूंगा मैं इसको, क्या बोलूंगा, पीक ईएमएफ। और ये है मैक्सिमम एंगल, मतलब इसको बोला जाएगा एम्पलीट्यूड। किसका एम्पलीट्यूड, एंगुलर एम्पलीट्यूड। किसका एम्पलीट्यूड है बोलो, ये एंगुलर एम्पलीट्यूड है। लेकिन यहां है ओमेगा, ओमेगा 2 पाई बाय टी होता है कि नहीं होता है, तो यहां लिख दो 2 पाई बाय टाइम पीरियड। टी क्या है बोलो, टाइम पीरियड। तो हमें इन तीनों का रिलेशन पूछा गया है, इन तीनों का। तो बोलो रिलेशन क्या है, पीक वैल्यू ऑफ जो ईएमएफ होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगुलर एम्पलीट्यूड एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, क्या हो जाएगा बोलो, टाइम पीरियड। समझा। ये कंक्लूजन में मैं पढ़ा था, कोई लोड नहीं लेना है, ये फॉर्मूला है, ये रिलेशन है, याद कर लो। बड़ा बड़ा बढ़ू आगे कि नहीं बढ़ू आगे, समझ में आया क्या। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा नॉट व्हिच इज एंगुलर एम्पलीट्यूड। एंगुलर एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड मतलब मैक्सिमम एंगल, और इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, बोलिए। है ये माना
ना खोना भी है तेरा होना। क्या है पता नहीं यार। चलो जो अगला सवाल है आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्या बोला है बोलो बच्चों। द इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस इन अ जनरेटर इज गिवन बाय। जनरेटर में कितना ईएमएफ इंड्यूस होता है, ये इसकी जैसा ही था, कुछ याद होगा, E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। यही हमारा आंसर है भाई, ठीक है। ओमेगा की जगह 2 पाई एफ भी लिख सकते हो। तो आपका ई का आंसर एक और आ सकता है, ई नॉट 2 पाई एन टी या एफ टी, ठीक है, ये भी लिख सकते हो आप, ठीक है। अरे हाँ कि ना भाई। चलो, अरे याद है ये भी कराया था यार, उतना काम का नहीं है ये भी क्वेश्चन। चलो, जनरेटर में कितना ईएमएफ इंड्यूस होता है बताया था मैंने, हाँ कि ना। बताओ कैसे आया था, बताओ क्या, पक्का बोलो यार, तभी बताऊंगा मैं। चलो बता देता हूं, सुन लो। अरे याद है क्या, ये रहा मैग्नेट और ये रही वहां पे कॉइल। याद है, जब भी कोई कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे कॉइल घूमेगी। जब कॉइल घूमेगी तो वहां से करंट इंड्यूस कर, वहां पे करंट इंड्यूस हो रहा होगा, तभी तो घूमी कि नहीं घूमी भाई, हाँ या ना। तो बोलो क्या यहाँ पे ईएमएफ अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ डी वाई बाई डी टी ही इंड्यूस होगा। अरे भाई ये लो, माइनस चाहिए ना आपको, लो माइनस ले लिया। अरे ये बोलो क्या फ्लक्स का फॉर्मूला बी ए कॉस थीटा होता है, बोलो हाँ कि ना। लेकिन क्या ये थीटा का मतलब ओमेगा टी होता है। हाँ सर, बिल्कुल सही बोल रहे हो। ये सर ये फाई यहां डाल दो, बड़ा क्या आंसर आता है देखो बड़ा, माइनस ऑफ डी बाई डी टी ऑफ बी ए कॉस ओमेगा टी। अरे सर इसको बाहर ले लो तो कॉस का डेरिवेटिव तो माइनस साइन होता है सर, वो माइनस ये माइनस प्लस, आंसर आ गया बी ए साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा। बोलो समझा। अब बोलो अगर ओमेगा टी में 90 डिग्री ले लूं तो क्या साइन ओमेगा टी की वैल्यू 1 हो जाएगी, और ऐसे में ई क्या मैक्सिमम ई नॉट कहलाएगा। हाँ सर, तो ए की जगह ई नॉट डाल दो तो ई नॉट का आंसर आएगा बी ए ओमेगा इंटू 1, मतलब बी ए ओमेगा। इसकी जगह में क्या ई नॉट लिख सकता हूं, तो ई कितना आएगा बोलो, ई नॉट साइन ओमेगा टी। समझा क्या, ठीक है, ये मेथड है, यही आंसर था इसका, ठीक है। चलो, एग्जाम में नहीं पूछेगा लौटने लेने का, यही पूछेगा अगर पूछा तो। चलो, मंजिले रुसवा है खोया है रास्ता। चलिए अपन एक काम करेंगे, वन वर्ड क्वेश्चन अलग, 2 मार्क के अलग, 3 मार्क के अलग वीडियो बना के खत्म करेंगे भाई। 1 वर्ड के तो अभी खत्म नहीं हुए अभी अपने। चलो बढ़ते हैं आगे। वो पूछ रहा है बच्चों सेल्फ इंडक्टेंस का यूनिट क्या होता है, बोलो हेनरी, हाँ कि ना। लेकिन बच्चों आपने पिछली बार एग्जाम में ना कैसे लिखा था आपको भी याद होगा, आप लोगों को याद रखना है हेनरी ऐसे लिखना है। सेल्फ इंडक्टेंस हो या म्यूचुअल इंडक्टेंस हो, उनका ऐसा यूनिट क्या होता है बोलो बच्चों, हेनरी होता है। क्या होता है बोलो, हेनरी। बोलो बात समझी क्या, हेनरी को या तो ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, समझा क्या। चलो, द एनर्जी डेंसिटी स्टोर्ड एट अ पॉइंट इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज, ये भी याद होगा मैंने बताया था। एनर्जी डेंसिटी, पहले हम एनर्जी निकालते थे, बाद में एनर्जी डेंसिटी निकालते थे। अरे याद है क्या कुछ, ठीक है, इसका डेरिवेशन नहीं बताऊंगा, थोड़ा टाइम लग सकता है, शॉर्टकट बता सकते हो वैसे मैं, बताओ क्या, बोलो ना, सांगू का, सामुन देव का, पक्का पक्का। चलो फिर ध्यान दो, मुझे एक बात तो सांगो सब लोग, क्या हमारा वर्क डन जो होता है किसमें, मैग्नेटिक फील्ड में, किसमें, मैग्नेटिक फील्ड में। क्या अगर हम इसकी बात करें मैग्नेटिक फील्ड में, क्या उसका आंसर हाफ एल आई स्क्वायर होता है, बोलो हाँ कि ना। पक्का गारंटी के साथ यही होता है, हाँ सर बराबर बोल रहे हो। लेकिन सर हमें तो पूछा है एनर्जी डेंसिटी,
तो एनर्जी डेंसिटी क्या होता है? एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। ये तो वर्क डन है, तो क्या मैं वर्क डन को वॉल्यूम से डिवाइड कर दूं तो क्या मैं उसको एनर्जी बोल सकता हूं सर? नहीं 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 नहीं, एनर्जी डेंसिटी बोल दूंगा। क्या बोल दूंगा बोलो? तो इसको वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, आंसर क्या आएगा बोलो? 1/2 LI² अपॉन एरिया इंटू लेंथ। अरे बोलो आएगा कि नहीं आएगा? यही आएगा। और याद है क्या मैंने सोलेनॉइड में आपको L/L का फॉर्मूला कराया था? अरे याद है क्या? याद होगा तो देख लो, L/L इक्वल टू μ0 N²A, ये फॉर्मूला आपको कराया था। कुछ याद है? हाँ सर याद तो है। चलो ये वाली वैल्यू याद डाल दो, बोलो आंसर क्या आएगा? 1/2 L/L के आंसर जगह आएगा μ0 N² अपॉन A इंटू I²। ए क्या हो जाएगा? कैंसर, अपना आंसर आएगा हाफ μ0 N² I²। अरे बोलो समझा? हमने क्या आंसर लिखा था बोलो अभी? इसका एनर्जी डेंसिटी का हाफ B²/μ। अब बोलो सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है बोलो बच्चों? μ0 Ni। अरे हाँ कि ना, यही होती है ना। हमें किसकी जरूरत है बोलो? Ni का होल स्क्वायर। तो यहां से Ni² L² निकाल लो, आंसर आ गया B²/μ0²। अरे आएगा क्या? देख लो ना, Ni निकालूंगा तो B/μ0 आएगा, उसको स्क्वायर करूंगा तो B²/μ² आएगा। B²/μ² अगर मैं इसकी जगह डाल दूं तो अपना आंसर आएगा हाफ μ0 B²/μ²। एक μ0 कैंसिल, μ0 कैंसिल हो गया तो अपना आंसर आएगा हाफ B²/μ²। दिस इज योर एनर्जी डेंसिटी। ये है आपका एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला। ठीक है बच्चों, ये आपको याद होगा, मैंने ये सब कराया था आपको क्लास में, लेकिन आपको पढ़ना है कि ये क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, आपको बस ये याद रखना है फॉर्मूला। इट इज सिमिलर टू एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। बस ये वाला टर्म यहाँ पे μ0 आ जाएगा और इसकी जगह पे E² आ जाएगा। होपफुली आपको बात पता होगी। चलो नहीं पता होगी तो कोई टेंशन की बात नहीं है, ये स्टेट बोर्ड के लिए नहीं है, ये सीबीएसई, सॉरी सीबीएसई भी बोल सकते हैं, या नीट सीईटी या जेई के लिए है। ठीक है चलो, ठीक है बच्चों, क्या आंसर है इसका बोलो? B²/2 μ0। ये ऐसे आया है, आप लिख के रख सकते हो। ठीक है चलो, तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं। 13 नंबर देखो भाई क्या बोल रहा है? द कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग फॉर टू कॉइल, टाइटली कपल्ड, लूजली कपल्ड और एक मैं बताऊंगा परफेक्टली कपल्ड। इन तीनों के लिए कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग की वैल्यू आपको याद रखनी है बच्चों। ठीक है चल देखो भाई, याद होगा आपको एक फॉर्मूला, म्यूचुअल इंडक्टेंस इक्वल टू K टाइम √of L1 L2। अरे हाँ कि ना? तो याद है मैं बताता था K को कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग बोला जाता है। तो मैंने बताया था फॉर लूजली कपल्ड, लूजली कपल्ड के लिए K की वैल्यू कैसी रहेगी बोलो बच्चों? 0.5 से छोटी रहेगी। ठीक है, दूसरा फॉर टाइटली कपल्ड बच्चों K की वैल्यू क्या 0.5 से ग्रेटर रहेगी? बोलो 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 बोलो, K की वैल्यू ग्रेटर देन 0.5 रहेगी। लेकिन बच्चों फॉर परफेक्टली कपल्ड, स्पेलिंग देख लेना बच्चों, मेरी हैंडराइटिंग बहुत जमाने की है, मैं पुराने जमाने से आया हूं। K की वैल्यू कितनी रहेगी? 1। परफेक्टली कपल्ड K की वैल्यू 1। ठीक है बच्चों, अरे हाँ कि ना? कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग जो होता है वो ऑब्वियसली एक्स, ये भी और याद होगा आपको कि वो एक्सिस पे भी डिपेंड करता है, दोनों कॉइल की एक्सिस पे भी डिपेंड करता है। ये वाला टॉपिक भी आपको मैंने क्लास में कराया था, ये आपको रेगुलर वीडियोस में मिल जाएगा। ठीक है, जब बनेगा तब। ठीक है, लेकिन बनेगा जल्दी ही बनेगा, कोई लोड नहीं लेना है आप लोगों को। सब लोगों को आपको मैं तीन महीने में पूरा 12th खत्म करने वाला हूँ, 3 से 4 महीने में वीडियोस में। ठीक है, जैसे मैंने KTG 4-10 लेक्चर में खत्म किया ना, वैसे ही सारे लेक्चर्स में भी मुझे 8 लेक्चर लगेंगे खत्म करने में। ठीक है, 8 लेक्चर तो अपना 8 दिन में 2 चैप्टर तो हो ही जाएंगे। कैसे? क्योंकि मैं एक दिन में 2 चैप्टर पे वीडियो बनाने वाला हूँ। ये आपके लिए बहुत अच्छी खबर है। ठीक है बच्चों, चलो बढ़ते हैं आगे। ये भी सवाल हो गया।
जो अगला सवाल है बच्चों, जो आपके स्क्रीन पे आपको नजर आएगा, बच्चों मैं बता दूं ये क्वेश्चन 2019 में आया हुआ है 1 मार्क के लिए। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन क्या है सुन लो, क्या बोला है, एट विच पोजीशन ऑफ अ प्लेन ऑफ अ कॉइल इन अ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस ईएमएफ इज मैक्सिमम। अच्छा, क्या बोल रहा है, कौन सी पोजीशन पे कॉइल जब क्या करती है बोलो, रोटेट करती है विद डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इंड्यूस करंट इज मैक्सिमम। बोलो कौन सा एंगल पे होगी भाई। इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला ऑब्वियसली कॉइल रोटेट जब करती है तो जनरेटर वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा, और जनरेटर में ईएमएफ का फॉर्मूला होता है ई नॉट साइन ओमेगा टी। अब बोलो हमें मैक्सिमम ईएमएफ बताना है, ई इक्वल टू ई मैक्स, तो क्या हमारा ओमेगा टी 90 डिग्री होना चाहिए। अरे हाँ कि ना, हाँ सर, मतलब ये समझाना, क्या बोला, बोलो हमें ईएमएफ को मैक्सिमम बताना है तो ओमेगा 90 होना चाहिए, तभी हमारा साइन 90 कितना हो जाएगा, बोलो 1, बोलो बराबर बोल रहे हो क्या। तो हमारा आंसर कैसे लिखोगे आप बोलोगे एट थीटा इक्वल टू 90, दैट इज, आप ऐसे लिखना, देखो एट थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, दैट इज क्या लिखोगे, द कॉइल इज पर प्लेन ऑफ कॉइल, कौन सी कॉइल बोलो, प्लेन ऑफ कॉइल इज परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इस पोजीशन पे हमारा ईएमएफ मैक्सिमम होता है, कब, जब हमारा प्लेन ऑफ कॉइल मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर हो, और पैरेलल हो तो कितना रहेगा, 0। सवाल आ सकता है हाँ या ना, बात समझ में आ गई क्या, पक्का गारंटी के साथ। जैसे कि मैंने बोला था भाई यहां से 1 वर्ड सवाल या एमसीक्यू आ सकते हैं, तो ये रहा हमारा 1 वर्ड सवाल, जनरेटर का क्वेश्चन है, किसका, रोटेटिंग कॉइल जनरेटर ही होगा, बोलो बराबर बोल रहे हो कि नहीं मैं। ठीक है बच्चों, तो ये 1 वर्ड सवाल आपके हो गए। तो 2 मार्क के क्वेश्चंस के लिए भी आपका एक नया वीडियो शाम में मैं बनाने वाला हूं, उसको भी मैं कवर कर लूंगा, मुझे लगता है कि 2 मार्क के और 3 मार्क के दोनों उसमें कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो यह हाफ एन हावर वीडियो आपके लिए सुटेबल रहेगा पढ़ने के लिए। तो हम नए वीडियो के साथ बाद में मिलेंगे, टाटा बाय बाय, बाय बाय।